नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने द स्मार्ट विजन क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी में प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, जिसमें कुछ पीवाईक्यूज भी हैं और कुछ नए प्रश्न हैं जिनकी संभावना है परीक्षाओं में बनने की। तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए, जो कि हमारे LT, EMRS, KBS और NVS की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और आपको पता है कि LT का आगाज हो चुका है, तो एक दिन ऐसे नियत होगा जहां आपकी परीक्षाओं के दिन भी आ जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हम लोग पहले से सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ठीक है, क्या प्रश्न है भाई कि भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस आपके हैं नारकोंडम, बैरन, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप। ठीक है, गुड इवनिंग छोटेलाल जी। 1 का बी, बिल्कुल छोटेलाल जी करेक्ट आंसर है। बैरन द्वीप जो है वो क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है ना। बैरन द्वीप क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये कहां पर स्थित है भाई? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो हिमालय के दक्षिणी विस्तार के साथ साथ ज्वालामुखी क्रियाओं से भी निर्मित द्वीप है उसमें ना। तो बैरन द्वीप जो है उसमें एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम क्या है? एक सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है ना। सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बैरन द्वीप हो जाएगा। क्लियर है, ये सुषुप्त है। मिनिकॉय द्वीप के बारे में आप जानते होंगे, ये लक्षद्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ना। हमने देखा था कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप क्या था? एड्रोथ था, जबकि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो था वो क्या था? मिनिकॉय था। क्लियर है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है? भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है? आपके ऑप्शंस हैं महानदी, नर्मदा, कावेरी और स्वर्णरेखा। चलिए दूसरे प्रश्न का आंसर बताइए भाई। कौन सी ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है? रिफ्ट वैली से, छोटेलाल जी 2 का बी, बिल्कुल नर्मदा क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर होगा। भारत में कुछ नदियां हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, ऐसे ही माही, साबरमती। ये सारी नदियां क्या हैं? ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और इन्हीं नदियों में नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों किस में बहती हैं? भ्रंश घाटी में बहती हैं। जब आप बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की और फिर सतपुड़ा की बात करेंगे, तो सतपुड़ा के अमरकंटक श्रेणी से निकलती है आपकी नर्मदा, और विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य जो भ्रंश घाटी है उसी के मध्य बहती है। ऐसे ही अजंता और सतपुड़ा के मध्य से बहती है ताप्ती। तो नर्मदा के साथ अगर ताप्ती भी ऑप्शन होता तो दोनों उत्तर हो जाता, या नर्मदा नहीं होता केवल ताप्ती होता तब भी आंसर हो जाता। क्लियर है, तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो पूरब दिशा से प्रवाहित होती है? पूरब से पश्चिम। बाकी जो अधिकांश नदियां हैं वो किधर बहती हैं? वो दक्षिणी जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसकी ढाल का अनुसरण करती हैं। और वो ढाल कैसी है भाई? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। तो अधिकांश नदियां तो इधर जाती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती क्योंकि भ्रंश घाटी में बहती हैं, इसीलिए इनकी दिशा क्या है? पूरब से पश्चिम है। क्लियर है, गुड इवनिंग शुक्रिया जी। चलिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गोंडवाना भूभाग के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। गोंडवाना भूभाग
पर्मियन इरा में, जुरैसिक में, क्रिटेशियस में, या ट्रियासिक युग में? ठीक है, किसमें हुआ था भाई? किसमें हुआ था? पर्मियन में, जुरैसिक में, क्रिटेशियस में, या ट्रियासिक युग में? चलिए आंसर बताइए, आंसर करिए भाई, क्या आंसर होगा? गोंडवाना भूभाग। आपको पता है कि जब पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक स्थल खंड के रूप में थे तो क्या कहलाता था? वो पैंजिया कहलाता था ना, पैंजिया कहलाता था। क्लियर? ये विषय और सामान्य अध्ययन दोनों के लिहाज से होंगे, ठीक है। इसमें हमने दोनों प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है, थॉट से भी हैं, मानव भूगोल से भी हैं, भौतिक भूगोल से भी हैं, ओशिनोग्राफी से हैं, क्लाइमेटोलॉजी, इन सब चीजों का सम्मिलित श्रृंखला है। क्लियर? चलिए थर्ड का भी छोटे लाल, जुरैसिक एरा। बिल्कुल, गोंडवाना भूभाग जो है वो किस काल में टूटना प्रारंभ हुआ था? जुरैसिक एरा में। क्योंकि जो पैंजिया है, पैंजिया में विभाजन कब शुरू हुआ? तो पैंजिया में विभाजन शुरू हुआ कार्बेनिफेरस युग में। कार्बेनिफेरस युग में क्या हुआ? पैंजिया में विभाजन हुआ और पैंजिया दो भागों में टूट गया। उत्तरी भाग इसका लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी भाग इसका क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया, गोंडवाना लैंड। और ये आपका कहलाया लॉरेशिया। और इसके बीच में जो जलराशि थी उसी को हम कहते हैं टेथीज सागर, जिसको कोबर ने क्या कहा था? टेथीज जियोसिंक्लाइन कहा था, टेथीज भूसन्नति कहा था, है ना। तो ये जो गोंडवाना लैंड है मेसोजोइक इरा में, मेसोजोइक इरा में जो दूसरा काल आता है जुरैसिक युग, जुरैसिक युग, उसमें इसमें विभाजन होना शुरू हुआ। और जब गोंडवाना लैंड टूटा तो इस गोंडवाना लैंड के टूटने से आपका क्या बना भाई? इसके टूटने से आपका अफ्रीका बना, इसी के टूटने से आपका ऑस्ट्रेलिया बना, और इसी के टूटने से आपका अंटार्कटिका बना। और कालांतर में जब अफ्रीका टूटा तो इसी से हमारा क्या बना था? प्रायद्वीपीय भारत। इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत को किसका अंग माना जाता है? गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। क्लियर है? जुरैसिक युग के विषय में आपको और पता होगा, जुरैसिक पार्क एक मूवी बनी थी, है ना। डायनासोर का युग है ये, डायनासोर का काल भी है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो मेसोजोइक इरा में जो दूसरा काल था वो जुरैसिक था, पहला काल जो था वो ट्रियासिक था, और थर्ड काल जो था वो क्रिटेशियस था। क्लियर है? इसमें जुरैसिक इरा में आपका क्या हुआ? गोंडवाना लैंड में विभाजन होना शुरू हो गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है भाई कि निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। आपका कथन क्या है कि ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 परमाणु पाया जाता है। तो अगर आपको ओजोन का पता होगा O3, अगर आपको O3 पता होगा तो आप इस चीज को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा भाई इसका? ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 परमाणु पाया जाता है। यह सौर विकिरण से परावैंगनी रश्मियों को, रश्मि मतलब किरण, क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग हुआ है, किरण जान लीजिए इसको, किरणों को अवशोषित कर लेता है और इसका सर्वाधिक सांद्रण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या भाई 4 का सी आंसर आ रहा है आप लोगों का? 4 का सी यानी 1 और 3। चलिए देखते हैं। तो ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है। बिल्कुल भाई, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, इसीलिए तो O3 है ना इसका। O2 प्लस एक O और मिल गया तो क्या बन गया? O3 बन गया। तो पहला कथन तो आपका सही हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन के 1 परमाणु और नाइट्रोजन का
एक परमाणु पाया जाता है। ऑक्सीजन के 3 तो बिल्कुल ऑक्सीजन के 3 तो पाए जाते हैं, पर नाइट्रोजन के परमाणु इसमें नहीं पाए जाते, इसलिए दूसरा कथन क्या होगा, गलत होगा। और ओजोन जो है वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में क्या करती है, जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए क्या सही हो जाएगा, तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। तो इस आधार पर ऑप्शन सी 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। इधर कुछ स्वायल्स दे रखी हैं और उससे संबंधित स्टेट दे रखे हैं, कुछ राज्य दे रखे हैं, और आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है? चलिए बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पांच का बी। और लोग दीजिए भाई आंसर, क्या होगा? बी बता रहे हैं आप। चलिए क्या होगा आंसर? 5 का डी, डैग द फायर, लेटराइट डी। चलिए देखते हैं। तो जलोढ़ तो सबसे ज्यादा भाई उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ये करेक्ट है। रेगुर यानी काली, इसी को कपासी मृदा भी कहते हैं ना, इसी को चेरनोजम भी कहते हैं। तो ये कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट होगा। लाल और पीली मृदा जो है ये कहां पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, तमिलनाडु में भी पाई जाती है। यानी जहां पर ग्रेनाइट चट्टानें होंगी और ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन वियोजन से जो मृदा बनेगी वो क्या हो जाएगी? आपकी लाल मृदा हो जाएगी। और लाल मृदा जलायोजित रूप में कैसी दिखाई पड़ती है? पीली दिखाई पड़ती है। यानी सिंचाई के पश्चात लाल मृदा का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? पीला दिखाई पड़ता है। तो ये तो सही है, लेकिन लैटेराइट मृदा जो है वो पंजाब में नहीं पाई जाएगी। क्यों? हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि लैटेराइट मृदा के निर्माण के लिए उच्च ताप चाहिए। क्या चाहिए? उच्च ताप चाहिए, और साथ में वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। पंजाब में इतनी वर्षा होती नहीं है। तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? आपका पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है वो हो जाएगा, यानी कर्नाटक का क्षेत्र, केरल का क्षेत्र, साथ ही आपकी राजमहल की पहाड़ियां हो जाएंगी और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्र हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर क्या सही हो जाएगा? लेटेराइट पंजाब में सुमेलित नहीं है ना? लेटेराइट पंजाब से सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा करेक्ट डी। तो अधिकांश लोगों ने सही उत्तर दिया है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? चलिए बताइए। एंथ्रोपोजियोग्राफी कार्ल रिटर की है कि फ्रेडरिक रज्जल की है, ईसी सैम्पुल की है कि जे बून्स ने? किसने की भाई रचना इसकी? बहुत फेमस बुक है, और इनको जिन्होंने इसकी रचना की है उनको क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर कहते हैं ना, मानव भूगोल का पिता। 6 का बी, फ्रेडरिक रज्जल। चलिए बिल्कुल फ्रेडरिक रज्जल क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को क्या बोलते हैं? मानव भूगोल का जनक भी बोलते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का जनक। ठीक है, तो फ्रेडरिक रज्जल ने। सिंपल सा सवाल था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको बताना है कौन इसमें से करेक्ट है। कोई एक इसमें से करेक्ट है, बाकी गलत है, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है भाई। चलिए। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से, पेनाइंस फ्रांस में पाया जाता है, सियरा नेवादा कनाडा में, वॉसजेस इटली में। कुछ माउंटेन्स दे रखे हैं और उससे संबंधित देश दे रखे हैं, और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। प्रश्न के साथ आंसर दीजिएगा। 7 का ए, 7 का ए, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। बिल्कुल ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, यही आपका युग्म क्या है? सुमेलित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है भाई? जर्मनी से संबंधित है। जबकि पेनाइंस कहां पर है? पेनाइंस आपका यूके में है, लंदन में है ना। सियरा नेवादा आपका कनाडा में नहीं बल्कि कहां पर है?
यूएसए में है, और वॉसजेस आपका जो है ये आपके फ्रांस में पड़ता है। तो इसमें केवल करेक्ट कौन सा था? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के साथ करेक्ट मैच था, बाकी चीजें आपकी गलत दी हुई थी। तो यूके में जब आप उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे इंग्लैंड के, तो वहां पर आपको पेनाइन्स पर्वत श्रृंखला का विस्तार दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में से किस मरुभूमि में स्थित है? मरुभूमि यानी मरुस्थल, डेजर्ट की बात कर रहा है ना। ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम होती है, वो क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है, मरुभूमि कहलाती है। तो इन मरुभूमियों में कुछ मरुस्थल दे रखे हैं, सहारा, कालाहारी, अटाकामा और अरेबियन डेजर्ट। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? सहारा डेजर्ट के बारे में आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, सबसे बड़ा मरुस्थल। अटाकामा के बारे में जानते हैं, सबसे शुष्क मरुस्थल है ना भाई। बेद्दा जनजाति यहीं पाई जाती है, आपको पता होगा। अरेबियन में कालाहारी, बिल्कुल कालाहारी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां है ये? दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कहां है? नामीबिया और बोत्सवाना। बोत्सवाना, 3 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। और बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल की ही एक जनजाति है। क्लियर है? और इस बुशमैन जनजाति का मेन काम क्या है? ये शिकार करती है, खाद्य संग्राहक भी है ये, है ना। मुख्यतः ये शिकार पर जीवन जीती है, और ये मछली का शिकार भी करती है, यानी मछली भी पकड़ती है, और मछली पकड़कर उसको चींटे की चटनी के साथ भोजन के तौर पर ग्रहण करती है ना। जो रेड चींटियां होती हैं उसी को ये खाती है। गुड इवनिंग नीलम जी। तो ये लोग जंगल में जितने मिलने वाले कीड़े हैं, जो वनस्पतियां हैं, उन सबका भी भोजन ग्रहण करते हैं, और साथ ही ये शिकार पर निर्भर रहते हैं। खाना बदोश जनजाति है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये बुशमैन जो है, इसको वैसे सामान्यतः देखा जाए तो औपनिवेशिक तौर पर इसको डाकू कहा जाता है, डाकू के तौर पर इसको डिनोट किया जाता है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि कोहरा की स्थिति बताती है। कोहरा, फॉग की बात कर रहा है भाई, यहां पर फॉग की बात कर रहा है। फॉग की स्थिति क्या बताती है? गुड इवनिंग। फॉग की स्थिति बतानी है आपको कि कोहरा की स्थिति क्या बताती है? निम्न औसत तापमान बताती है, तापमान का सामान्य ह्रास बताती है, तापमान की विलोमता बताती है, या उच्च औसत तापमान बताती है। किस स्थिति में कोहरा पड़ेगा भाई? तो कोहरे के लिए आपको पता है ना, साफ आकाश होना चाहिए। आकाश कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। और क्या होनी चाहिए भाई? आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है, यानी नमी होनी चाहिए वायुमंडल में। चलिए बताइए। 9 का सी, बैक द फायर। 9 का सी, तापमान की विलोमता। चलिए और लोग आंसर करिए भाई, तो पता चले क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट होगा। और लोग बताइए तो पता चल जाए। टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान विलोमता। तापमान विलोमता क्या होती है? अगर सामान्य तौर पर हम देखें तो हमारे ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो उसके साथ तापमान में क्या होती है? गिरावट आती है। आप ट्रोपोस्फेयर में देखेंगे, क्षोभ मंडल में देखेंगे, तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है? गिरता है। ये सामान्य ताप ह्रास की दर कहलाती है ना, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं इसको। सामान्य ताप ह्रास की दर, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं ना। लेकिन जब कोहरे की स्थिति आती है तो पृथ्वी का जो तल है वो अत्यधिक शीतल हो जाता है, अत्यधिक ठंडा हो जाता है। तो जो वायु है जब इसके संपर्क में आती है, गुड इवनिंग प्रतिमा जी, वायु जब इसके संपर्क में आती है तो वायु के अंदर जो जलवाष्प है वो इस ठंडी सतह से संपर्क में आने पर जो जल वाष्प है वो जल की बूंदों में बदल जाता है, और जो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे
अपशिष्ट तत्व तैर रहे होते हैं, उन्हीं पर ये कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है, और हमारे यहाँ कोहरा की स्थिति दिखाई पड़ती है। ठीक है, कोहरे की स्थिति हमारे यहाँ दिखाई पड़ती है। फॉग और मिस्ट दो चीजें पूछी जाती है ना। मिस्ट मतलब क्या होता है भाई? कुहासा होता है। तो कोहरा और कुहासे में अंतर होता है। कोहरा क्या होता है? जिसमें विजिबिलिटी कम होती है वो कोहरा होता है, और जिसमें विजिबिलिटी अपेक्षाकृत अधिक होती है वो क्या होता है? कुहासा होता है ना। दृश्यता जिसमें कम होगी वो कोहरा होगा, और जिसमें दृश्यता अधिक होगी वो क्या होगा? कुहासा कहलाता है। क्लियर है? चलिए, तो तापमान की विलोमता जो है वह कोहरे की स्थिति को दर्शाती है। यहां पर नीचे आपको ठंडा तापमान मिलेगा, यानी हवाएं आपको, ठंडी हवाएं नीचे ट्रैप मिलेंगी, और ऊपर आपको गर्म हवाएं मिलेंगी। तो ये तापमान विलोमता की स्थिति है। जबकि सामान्यतः क्या होता है भाई? सामान्यतः यह होता है कि जो ऊपर जाने पर तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है क्रस्ट में, क्रस्ट, मेंटल में, इनर कोर में या आउटर कोर में? बताइए। क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर अथवा आउटर कोर, किसमें भाई पृथ्वी का द्रव्यमान और आयतन सर्वाधिक पाया जाता है? पृथ्वी की 3 परतें सामान्यतः होती है ना, 3 परतें होती है सामान्यतः, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसके बाद जो घनत्व संबंधी संबद्धता होती है उसमें आपको मोहरोविक, कोनराड, रेपेटी, लेहमैन, गुटेनबर्ग, इन आधारों पर विभाजित किया जाता है। तो इस आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान किस में पाया जाता है, सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान किस में पाया जाता है? 10 का बी, बैग द फायर, 10 का बी। चलिए, 10 का बी सबका आ रहा है आंसर भाई, बिल्कुल 10 का बी करेक्ट आंसर होगा। मेंटल में पाया जाता है ना, इसमें लगभग 86% आयतन पाया जाता है, और लगभग 67% या 66% जो भी है द्रव्यमान पाया जाता है ना। तो संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 86% आयतन पाया जाता है, और लगभग 67 या 66% क्या पाया जाता है? द्रव्यमान पाया जाता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। तो हमारा ये मेंटल्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उस भूगोलविद्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। कल इस पर डिस्कस हुआ था ना हम लोगों का। किसने कहा था भाई मिस्र को नील नदी का वरदान? चलिए बताइए। नील नदी का वरदान मिस्र, मिस्र को नील नदी का वरदान किस विद्वान द्वारा कहा गया? आप एकदम करेक्ट। 11 का बी, बिल्कुल। ऐतिहासिक भूगोल के पिता और इतिहास के पिता, है ना, इतिहास के पिता कहे जाते हैं। तो ये अपनी ऐतिहासिक यात्राओं के संदर्भ में नील नदी से जब यात्रा कर रहे थे तो इन्होंने उस दौरान नील नदी के चापाकार डेल्टा को देखा, और सबसे पहले डेल्टा शब्द की भी बात की। यानी डेल्टा शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? इन्हीं महोदय के द्वारा हुई है ना। और फिर क्या हुआ है कि इन्होंने ही मिस्र को नील नदी के वरदान की संज्ञा दी थी। क्लियर है? मिस्र को नील नदी के वरदान की संज्ञा दी है। नहीं डैग दी फायर जी, आप थोड़ा अपना इंटरनेट सही करिए। क्लास तो वैसे प्रॉपर दिख रही है, चल रही है सही। अन्य लोग बताएं क्लास क्या कैसे चल रही है, मतलब समस्या कोई हो रही है क्या? बताइए छोटे लाल जी, प्रतिमा जी, बताइए क्लास में कोई समस्या हो रही है क्या? दिखने उखने में कोई दिक्कत? बताइए भाई, कोई दिक्कत है क्या किसी को? क्लास फंस रही है, ऐसा कुछ है क्या? एक बार करेक्ट करिए तो हम लोग आगे बढ़ें। चलिए चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्लियर है? तो अगले प्रश्न पर चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? सवाना जलवायु, सवाना क्लाइमेट ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पाई जाती है? बताइए, सवाना जलवायु किस भाग में पाई जाती है भाई? 11 नंबर प्रश्न, सॉरी 12 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया? न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया? क्या होगा करेक्ट इसका? चलिए, प्रश्न दिख रहा है ना, बताइए। बारह का डी, छोटे लाल जी, 12 का डी। 12 का सी। इसमें समस्या हो रही है? इसमें समस्या हो रही है भाई, कहां पे? चलिए और लोग आंसर करिए। सवाना तुल्य जलवायु, चलिए मैं इसको और लिखता हूं, सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं ना इसको, सूडान, सूडान जलवायु। अब बताइए, अब कुछ करेक्ट हो पा रहा है? अब कुछ करेक्ट हो पा रहा है? तो इसमें क्या होगा? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पाई जाती है, क्वींसलैंड इसका इस हिसाब से करेक्ट उत्तर होगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं, लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग अगर लिखा होता तो ज्यादा बेहतर रहता, इसीलिए इसमें हम क्वींसलैंड के साथ जाएंगे कि सवाना तुल्य जो जलवायु पाई जाती है वो कहां पाई जाती है भाई? क्वींसलैंड में। ये लगभग 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। यहां तापमान औसतन लगभग 18 डिग्री बना रहता है, ठीक है? तो 18 डिग्री लगभग तापमान बना रहता है, 5 से 20 डिग्री के मध्य पाई जाती है। और ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड क्षेत्र में, या आप कह सकते हैं अगर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दिया होता तब हम वो भी ले सकते थे कि वो हमारा करेक्ट हो जाता, लेकिन अभी इस लिहाज से सबसे बेहतर आंसर क्या होगा? क्वींसलैंड होगा। क्लियर है? इसको सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? कुछ हमारे ट्रेंचेस दे रखे हैं, मैरियाना या चैलेंजर, चैलेंजर बोलते हैं ना इसको, मैरियाना गर्त, टोंगा, शुंडा, एल्यूशियन। चलिए बताइए क्या करेक्ट होगा भाई? क्या करेक्ट होगा इसका? बिल्कुल क्वींसलैंड, बैक द फायर, क्वींसलैंड होगा। थर्डीन का सी, सी हिंद, बिल्कुल प्रतिमा जी। हमारा जो सुंडा गर्त है वो कहां पाया जाता है? हिंद महासागर में पाया जाता है। बाकी जितने दिए हुए हैं वो कहां पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के द्वीप गर्त हैं, ठीक है? जिसमें मैरियाना सबसे गहरा है ना। मैरियाना क्या है भाई? मैरियाना सबसे गहरा है। मैरियाना क्या है? सबसे गहरा है। एक सेकंड, थोड़ा सा आप लोग बने रहिए, देखो कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं जुड़ रहा हूं 1 मिनट के अंदर, ठीक है?
चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच आ गई इसमें, देखते हैं जैसे चल पा रहा है, चलता है तो फिर आगे चलते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा स्लो फंक्शन हो गया इसका। तो हम लोग गर्त के बारे में बात कर रहे थे ना, 13 नंबर प्रश्न पे किसके बारे में बात कर रहे थे? गर्त के बारे में बात कर रहे थे। कौन सा प्रशांत महासागर में नहीं है? तो हमने देखा कि भाई सुंडा गर्त जो है वो कहां पर है? हिंद महासागर में है। बाकी और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है ना सुंडा गर्त। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। एक बार बताइए जरा, वीडियो और ऑडियो वगैरह क्लियर है? एक बार बताइए, सब कुछ क्लियर है? पुनः मैं जुड़ा हूं तो सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं? चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 14 का सी, 14th का सी आ रहा है, 14th का सी। चलिए देखते हैं। इसमें पूछा है धौलाधर तथा पीर पंजाल। तो हमें पता है कि हमारा जो हिमालय है, हमारे हिमालय में ये हमारा महान हिमालय है। महान हिमालय के बाद जो हमारा मिडिल हिमालय है, ये हमारा मध्य हिमालय है, और ये हमारा शिवालिक है ना? ये क्या है? शिवालिक है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, और इसके मध्य क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट है, जिसके द्वारा यह अलग होता है ना? जिसके द्वारा क्या होता है? ये अलग होता है। तो आपके मिडिल हिमालय में, जिसको हम मध्य हिमालय को, जिसको हम लघु हिमालय भी कहते हैं, जिसको हम निम्न हिमालय भी कहते हैं, जिसको हम हिमांचल भी कहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी आ जाए, कोई भी शब्दावली का प्रयोग कर ले, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय या हिमांचल हिमालय, तो आपको ये याद रखना है कि ये किसकी बात कर रहा है? मिडिल हिमालय की बात कर रहा है। और मिडिल हिमालय में मुख्यतः 4 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, फिर आपका कुमायूं या गढ़वाल जिसको कहते हैं आप, उत्तराखंड में, और फिर आपका महाभारत है जो कि नेपाल में विस्तृत है। ठीक है, तो ये 4 श्रेणियां इसमें मुख्यतः पाई जाती हैं। ठीक है, और यहां पूछ क्या रहा है भाई? यहां पूछ रहा है धौलाधर और पीर पंजाल। तो धौलाधर और पीर पंजाल कहां पर होगा? ऑप्शन सी, लघु हिमालय में होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लघु। अगर इसमें से पूछ लेता कि सबसे लंबी कौन सी है, तो पीर पंजाल जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। मिडिल हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है भाई? पीर पंजाल है। अगर पूछता सबसे दक्षिणी कौन सी है, तो सबसे दक्षिणी कौन सी है आपकी? धौलाधर आपकी सबसे दक्षिणी है। क्लियर है? चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। चलिए बताइए आंसर, आंसर करिए भाई। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश स्थित है? प्रश्न संख्या के साथ बताइएगा। जब हम लोग क्लास पढ़ रहे होंगे प्रॉपर, तब उसमें देखेंगे कि पीर पंजाल पर कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। धौलाधर में कौन से हैं? चक्रौता, मशहूरी, ये सब कहां पर पड़ते हैं? डलहौजी, शिमला। तो ये बताइए कि कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है? 15 का बी, 15 का ए। तंजानिया, डैग द फायर का तंजानिया आ रहा है, और छोटे लाल जी का 15 का बी आ रहा है ना? हॉर्न ऑफ अफ्रीका समझ लो भाई क्या है। पहले जब आप अफ्रीका महाद्वीप देखते हो,
तो अफ्रीका महाद्वीप में एक सींग जैसी आकृति दिखाई पड़ती है, यही यही आपका क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। और इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं। कितने कंट्रीज हैं, 4 देश। कभी कभी 3 देश का भी नाम आता है ना, कभी 3 देश का भी नाम आता है, बिल्कुल, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और पिया। अच्छी ट्रिक है भाई प्रतिमा जी, बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए, तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इसमें 4 देश आते हैं, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती। इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये 4 देश आते हैं, है ना। सोमालिया, जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, बिल्कुल। इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा इस हिसाब से, इथोपिया करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ ले तंजानिया की राजधानी क्या है भाई, तो क्या बताएंगे, चलिए कमेंट में बताइए। तंजानिया की और सूडान की राजधानी बताइए। तंजानिया की, सूडान की, इन दोनों की कैपिटल बताइए, क्योंकि आपसे कैपिटल भी पूछेगा। सामान्य अध्ययन में कैपिटल पूछ सकता है। चलिए, विषय में कैपिटल नहीं पूछेगा, पर सामान्य अध्ययन के लिहाज से कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो क्या करेक्ट होगा, तंजानिया की कैपिटल क्या होगी, तंजानिया की कैपिटल क्या होगी, आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, कब हुआ था भाई, कैलिडोनियन युग में, मेसोजोइक युग में, टर्शरी युग में या हर्षिनियन युग में। पृथ्वी के युगों के बारे में जानकारी पूछ रहा है ये, कि अरावली पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था। डोडोमा, बिल्कुल, बैक द फायर जी। तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा। इथोपिया की आदिश अबाबा है, इजिप्ट की काहिरा है और सूडान की क्या है, खार्तूम। लेकिन दक्षिणी सूडान पूछ लेता तो क्या हो जाती, जुबा हो जाती, है ना। चलिए, बिल्कुल करेक्ट है। बताइए 16 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था कैलेडोनियन युग में, मेसोजोइक इरा में, टर्शरी में या हर्षिनियन में। कब हुआ था भाई, और जिसमें हुआ था उसी को पर्वतीय हलचल का युग भी कहते हैं ना, पर्वतीय हलचल का युग। 16 का ए, पर्वतीय हलचल का युग। और उसी को कार्बेनिफेरस के समतुल्य भी माना जाता है ना, सॉरी, प्री कैम्ब्रियन के समतुल्य माना जाता है। ड्रैग द फायर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, कैलिडोनियन युग में। कैलिडोनियन युग को ही क्या कहते हैं, पर्वतीय हलचल का युग कहते हैं। और अरावली पर्वत का निर्माण इसी के काल में माना जाता है। यह आपके प्री कैम्ब्रियन के समतुल्य भी है, बिल्कुल प्री कैम्ब्रियन के समतुल्य है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की थी। ट्रैफिक पुलिस से किसने की थी, पर्यावरण की तुलना ट्रैफिक पुलिस से किसने की थी। ट्रैफिक पुलिस का मतलब क्या है, उन्होंने ये कहा कि जो मानव है वह सड़क को नियंत्रित नहीं कर सकता, यानी वो पर्यावरण को नियंत्रित नहीं कर सकता, मतलब बदल नहीं सकता, नियंत्रित कर सकता है। तो ऐसे ही मानव पर्यावरण को बदल तो नहीं सकता पर नियंत्रित कर सकता है, नवनिश्चयवाद की अवधारणा थी। तो इसको किसने दिया था, किसने इसको दिया था कि पर्यावरण को ट्रैफिक पुलिस किस व्यक्ति द्वारा कहा गया। छोटेलाल जी 17 का डी, डैग द फायर 17 का डी। चलिए, बिल्कुल आप लोग करेक्ट जा रहे हैं। क्या होगा, टेलर महोदय हो जाएंगे, है ना। इन्होंने क्या कहा, पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की और कहा कि जो पर्यावरण है उसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, बदला नहीं जा सकता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस, है ना। भूगोल एक आधुनिक अन्वेषण किसकी रचना है, नवनियतिवादी, बिल्कुल प्रतिमा जी। किसकी रचना है ये, ज्योग्राफी या मॉडर्न सिंथेसिस के लेखक कौन है। एस ए शुद्ध, पी हैगेट, डी एम स्मिथ और ई ए एकरमैन। किसकी रचना है भाई बताइएगा,
किसकी रचना है? 18 का बी। हाँ, रुको और जाओ, बिल्कुल प्रतिमा जी, रुको और जाओ। मानव पर्यावरण के लिए वही है ना कि आए हो, रुको, निकल जाओ, चेंज करने का प्रयास मत करो। पर अभी परिस्थितियां बदल रही हैं ना, व्यक्ति जो है वो पर्यावरण को नियंत्रित ही नहीं कर रहा है, साथ साथ उसे परिवर्तित करने का भी प्रयास कर रहा है और परिवर्तित कर भी रहा है। क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में जब पर्यावरण को प्रभावित किया जाता है कि वो उसमें जो स्वतः स्थापना की दर है, यानी जो स्वयं से वो चीजों को मैनेज करती है, वह करने की सीमा समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में पर्यावरण काफी संकट में आ जाता है। तो भी मानो तो सब चीजों को नियंत्रित भी कर लेता है ना। चलिए, किसकी किताब है भाई ये? ज्योग्राफी या मॉडर्न सिंथेसिस? पीटर हैगेट, डीएम स्मिथ, एकरमैन, किसकी है? किसकी रचना है ये? आप लोग वैसे बहुत बेहतर आंसर कर रहे हो, सब एकदम तैयार बैठे हो, जाके फोड़ के आओ सिलेक्शन लेके और जाके बच्चों का भविष्य बनाओ। पीटर हैगेट, बिल्कुल। किसकी रचना है भाई? पीटर हैगेट की रचना है ना, जिसमें भूगोल के आधुनिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई थी। भूगोल के आधुनिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई थी, है ना। इसमें भौतिक भूगोल, मानव भूगोल आदि आदि के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं उनको लेकर चला गया था। चलिए, तो ये सारी बुक्स के नाम आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि चिनूक हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती हैं तो उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? उनका तापमान किस दर से बढ़ता है बताइए। चिनूक के विषय में आपने पढ़ा होगा ना, चिनूक किस दर से उनका तापमान बढ़ता है भाई? चिनूक हवाएं जब रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल से नीचे उतरती हैं तो उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? सामान्य तापपतन की दर, नॉर्मल लैप्स रेट रहता है, कि शुद्ध रुद्धोष्म दर रहती है, कि आर्द्र रुद्धोष्म दर रहती है। बैक द फायर 19 का बी, छोटे लाल जी 19 का बी, प्रतिमा जी 19 का बी, बिल्कुल आप लोग एकदम करेक्ट है भाई। शुष्क रुद्धोष्म दर होती है जब ये उतरती है चिनूक पर्वत, रॉकीज पर्वत से चिनूक हवाएं उसके पूर्वी ढाल पर, तो इसमें कैसी दर पाई जाती है? इसमें शुद्ध रुद्धोष्म की दर पाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, चिनूक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है? टेलीग्राफिक पठार पूछ रहा है यूएस से, बिल्कुल प्रतिमा जी। टेलीग्राफिक पठार पूछ रहा है कि किसका भाग है? उत्तरी अटलांटिक का, दक्षिणी अटलांटिक कटक का, कि मध्य हिंद महासागरीय कटक का, या उत्तरी अमेरिका का? टेलीग्राफिक पठार बताइए। टेलीग्राफिक पठार जो है वो किसका? 20 का ए, उत्तरी अटलांटिक कटक का। चलिए और बताइए। नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, और लोग बताइए भाई। बीस का ए, 20 का ए, सबका 20 का ए ही है। चलिए बिल्कुल करेक्ट क्या होगा भाई? उत्तरी अटलांटिक कटक का होगा, है ना। हमने देखा भी था मिड ओशियन रेस जो थी उसको भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या कहते थे? डॉल्फिन, नीचे क्या कहते थे? चैलेंजर, और फिर विविल थॉम्सन कहते थे, और टेलीग्राफिक पठार कहते थे इसको न्यू फाउंडलैंड से आयरलैंड के मध्य, है ना। न्यू फाउंडलैंड से आयरलैंड के मध्य ये क्या कहलाती थी? टेलीग्राफिक पठार कहलाती थी। और इसकी खोज तब हुई थी जब टेलीग्राफिक लाइन बिछाई जा रही थी समुद्र में, तब पता चला कि भाई यहां पर कोई ऐसी संरचना है, इसीलिए इसका नाम भी टेलीग्राफिक पठार रखा गया है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है
कुछ आपको जगह दे रखी हैं और उससे संबंधित उद्योग दे रखे हैं। कुछ जगहें हैं और उनसे संबंधित उद्योग है कि कौन सी जगहों पर कौन से उद्योग, किस जगह पर कौन से उद्योग संबंधित है ना। नेपानगर है, झरिया है, मथुरा है और कल्पक्कम है। दूसरी तरफ आपका तेल शोधन है, अखबारी कागज है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और कोयला खनन है। ऐसे प्रश्नों में अगर आप एक जानते हैं, दो जानते हैं तो चीजें मैनेज हो सकती हैं। इसमें आप क्या लगा सकते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस लगा सकते हैं। चलिए आप लोग करिए, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या इसका आंसर करेक्ट होगा। बताइए भाई, 21 का बी 2413। चलिए देखते हैं 21 का बी, 21 का बी आ रहा है सबका, ठीक है देख लेते हैं। क्या है कि नेपानगर के बारे में, या चलो नेपानगर नहीं जानते हो, झरिया तो जानता है इंसान ना। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कल्पक्कम तो जानता ही है ना, कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। मथुरा तेल शोधनशाला है और नेपानगर किसके लिए है, अखबारी कागज के लिए है। 21 का बी देखिए किससे मिल रहा है, ए मिल रहा है 2 से। ए 2 से कहां मिल रहा है, दो जगह पर मिल रहा है, यानी ना तो 4 होगा, सॉरी ना तो ऑप्शन ए होगा और ना ही ऑप्शन सी होगा। झरिया बी 4 से मिल रहा है, तो जहां पर ए 2 से मिले और बी 4 से मिले, यानी बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप एक दो भी जानते रहे होंगे तब भी आप इसको करेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है। एल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है किससे, मेघाच्छादन से, वायुमंडल में धूल कणों से, वायुमंडलीय परतों से, अथवा पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से। किससे होता है भाई एल्बिडो, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है और पृथ्वी जिसको परावर्तित कर रही है उसी का अनुपात क्या कहलाता है, एल्बिडो कहलाता है। तो ये जो एल्बिडो है ये किस आधार पर नियंत्रित, मतलब किस आधार पर इसको तय करते हैं, किस आधार पर प्रभावित होता है, ये किस आधार पर ये प्रभावित होता है ना, बताइए। चलिए 22 का बताइए आंसर भाई, एल्बिडो जो है वो किस आधार पर प्रभावित होता है। ट्वेंटी टू का डी, 22 का डी, सबका डी ही आ रहा है, यानी पृथ्वी की धरातल की प्रकृति से। बिल्कुल डी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा भाई, डी इज अ करेक्ट आंसर। पृथ्वी के धरातल पर क्या स्थिति है, कहां बर्फ जमी हुई है, कहां रेगिस्तान है, कहां जल है, ये सारी चीजें एल्बिडो को निर्धारित करती हैं कि यहां पर एल्बिडो क्या रहेगा। वैसे पृथ्वी का सामान्यतः कितना है, तो 0.3 है पृथ्वी का एल्बिडो। पृथ्वी का एल्बिडो कितना है भाई, 0.3 है। ठीक है, यानी सूर्य से आने वाली जो तरंगे हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, परावर्तित होना उसका किस पर डिपेंड करता है, पृथ्वी के धरातल की प्रकृति पर। और सबसे ज्यादा कहां पर होती हैं ये, बर्फ आच्छादित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। बर्फ आच्छादित क्षेत्र जो होते हैं वहां पर एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है, बिल्कुल नेचुरल ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी प्रशांत महासागर की दो मुख्य शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती हैं। ओशियन करंट से संबंधित है कि उत्तरी प्रशांत महासागर की कौन सी ऐसी शीत धाराएं हैं जो जानी जाती हैं, कौन सी हैं, ओयशियो और कैलिफोर्निया, अलास्का और क्यूरोशियो, उत्तरी विषुवत रेखीय और प्रतिविषुवत रेखीय, उत्तरी प्रशांत और क्यूरोशियो धाराएं। अब इसमें आपको बताना है कि क्या इसका करेक्ट होगा, कौन सी उत्तरी प्रशांत महासागर की शीत धाराएं हैं, कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट कौन सी है भाई। 23 का ए। अब इसको भी एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं, अगर आप जान रहे हैं कि कौन सी कोल्ड है कौन सी वार्म है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं इसको, है ना, बहुत इजीली कर सकते हैं ना। 23 का ए, 23 का ए। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर हम ऐसे इसको एलिमिनेट करें तो अलास्का कैसी है भाई, अलास्का जो है वो कैसी धारा है, गर्म है। अगर हम बात करें अलास्का की, जैसे देखो कुछ धाराएं जिनको याद किया जा सकता है बहुत इजीली, है ना।
अलास्का की बात करें तो अलास्का में क्या शब्द छुपा हुआ है? लाश छुपा हुआ है। और लाश को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। जलाना मतलब गर्मी, तो अलास्का कैसी होगी? गर्म होगी। यहां क्यूरोशियो दी है, क्यूरोशियो। अगर हम इसमें एक शब्द निकालें रोष, रोष मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है ना, और गुस्से में व्यक्ति का दिमाग कैसा हो जाता है? गर्म। यानी क्यूरोशियो कैसी धारा है? गर्म धारा है। ये थोड़ी छोटी मोटी ट्रिक्स है ना। और जो विश्वत जिसमें शब्द लगा हुआ होता है, जो भी धाराएं, चाहे वो प्रतिविश्वत हो चाहे विश्वत हो, वो प्रवृत्ति में सदैव कैसी होती हैं? गर्म। तो ना तो ये ठंडी है ना ये ठंडी है, यानी 2 और 4 तो होगा नहीं। इसमें भी आपको एक गर्म दिख गई तो ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया और ओयाशियो की धारा। ठीक है, कैलिफोर्निया और ओयाशियो की धारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और धाराएं देख लेते हैं जिनको हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं ना। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछे गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा की प्रवृत्ति कैसी है, तो स्ट्रीम से आप स्टीम निकालिए। स्टीम मतलब क्या होता है भाई? भाप होती है, और भाप कैसी होती है? गर्म होती है। तो गल्फ स्ट्रीम कैसी हो जाएगी? गर्म जलधारा हो जाएगी ना। आगे आइए, अगर बात करें ब्राजीलियन करंट की, तो ब्राजील आपको पता है उस पर पड़ता है, इक्वेटर पर। तो ब्राजीलियन करंट इक्वेटर पर सदैव गर्मी रहती है, यानी 12 घंटे का दिन रहता है, सूर्यातप की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ब्राजीलियन करंट भी आपकी कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, है ना। ऐसे ही जितनी धाराओं में फीमेल साउंड आता है, जैसे सुसीमा, एंटलीज, ये धाराएं कैसी हैं? ये भी गर्म धाराएं हैं। कैसी हैं? गर्म धाराएं हैं। हॉट है ना, सोमाली, बिल्कुल सुसीमा, सोमाली, ये सारी क्या हो जाएंगी? हॉट हो जाएंगी ना। अब अगर बात करें हम, एक और धारा है जिसका नाम है नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वे की धारा। नॉर्वे की धारा जो है, इसे क्या बोलते हैं? यूरोप का कंबल बोलते हैं ना, यूरोप का कंबल। ऐसे नाम सुनकर और इसकी भौगोलिक अवस्थिति देखकर आप ये अंदाजा लगाएंगे, बिल्कुल आप ये अंदाजा लगाएंगे ना कि नॉर्वे की भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे तो ये ठंडे क्षेत्र में है, तो आप इस आधार पर हो सकता है नॉर्वेजियन को ठंडी जलधारा बताएं, लेकिन नॉर्वेजियन एक्चुअल में यूरोप की कंबल कहलाती है, इसीलिए इसको क्या मानते हैं? ये गर्म जलधारा है। और इसी के कारण जो रूस का मुर्मुश्क बंदरगाह है, मुर्मुश्क बंदरगाह जो है वह वर्ष पर्यंत परिवहन हेतु संचालित रहता है। ठीक है, मुर्मुश्क बंदरगाह कैसे रहता है? वर्ष पर्यंत संचालित रहता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि चेरनोजम क्या है? चेरनोजम बताइए। शीतोष्ण घास स्थल की सिलिका समृद्ध मृदाएं हैं कि लौह समृद्ध आर्द्र उच्च भूमि वाली मृदाएं हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र में गहरे भूरे रंग वाली ह्यूमस समृद्ध मृदाएं हैं, या उष्ण कटिबंधीय घास स्थल की ह्यूमस समृद्ध मृदाएं हैं? बताइए क्या करेक्ट होगा भाई? चेरनोजम के संदर्भ में क्या सही होगा? ऐसे ओखाटस्क है, ओखाटस्क में अखरोट जोड़िए। अखरोट कहाँ होता है? तो शीत क्षेत्रों में होता है, तो जलधारा कैसी हो जाएगी? शीत हो जाएगी ना, ठंडी जलधारा हो जाएगी। ऐसे आपका है, क्या नाम है, फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा को फ्लोर से जोड़ लीजिए। और आपको पता होगा जितने ऊपर रहते हैं लोग कहीं अलग अलग शहरों में पढ़ाई के लिए, अगर ऊंची वाली जगहों पर, यानी किसी 3rd या 4th फ्लोर पर उनका रूम है, तो उनका क्या हालत होता है भाई? तो चीज़ों को ऐसे ऐड किया जा सकता है ना, याद रखने के लिए।
बताइए चेरनोजम क्या है? शीतोष्ण घास स्थल की सिलिका समृद्ध मृदाएं हैं। बिल्कुल ब्लैक सॉइल तो है डैग द फायर जी, पर ये एक्चुअल में इसके लिहाज से क्या है? इस प्रश्न के लिहाज से इसका उत्तर क्या होगा? व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? चेरनोजम के संदर्भ में बिल्कुल मुर्मुश्क बंदरगाह खुला रहता है वर्ष भर नॉर्वेजियन करंट के चक्कर में, इसीलिए इसको यूरोप का कंबल कहते हैं। चलिए चेरनोजम, चेरनोजम जो है वो एक्चुअल में शीतोष्ण घास स्थल की सिलिका समृद्ध मृदाएं हैं। ये शीतोष्ण घास स्थल में स्टेपी वगैरह वाले क्षेत्र में, प्रेरीज वगैरह वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सिंपली तौर पर कि शीतोष्ण घास स्थल की, टेम्परेट ग्रासलैंड की ये मृदाएं हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुछ विशेष नहीं, इसको हमने ब्लैक सॉइल में वहां देखा ही था। फिर से वही प्रश्न है आपका, कुछ मृदाएं दे रखी हैं और आपको मिलान करना है किसमें क्या करेक्ट होगा। चेरनोजम, टेरा रोसा, पॉडजोल और सिरोजेम, क्या करेक्ट आंसर होगा भाई? चलिए बताइए। प्रतिमा जी, छोटे लाल जी, डैग द फायर जी, क्या करेक्ट आंसर होगा? इसमें मिलान करना है आपको, एलिमिनेशन प्रोसेस लगाइए। अगर एक चीज जान जाएंगे तो मे बी आपको और सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। एलिमिनेट कर लीजिए ऑप्शंस को, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लीजिए। 24 का ए, 24 का ए। आपको ये बताना है कि कौन सा कूट सुमेलित है। प्रतिमा जी, ये बताना है कि कौन सा सुमेलित है, इसको मैच करना है एक दूसरे से, है ना? आपको मैच करना है इसे। नहीं मिला पा रहे हैं भाई? चलिए बड़ा सिंपल सा सवाल है। चेरनोजम को आप शीतोष्ण घास स्थल से मिला लेंगे। टेरा रोसा भूमध्य सागरीय है, पोडजोल जो है वो शीतल शीतोष्ण है, और सिरोजियम जो है ये उष्ण मरुस्थलीय मृदा है। सिरोजियम जो है वो मरुस्थलों में पाई जाने वाली मृदा है। ठीक है, उष्ण जो मरुस्थल होते हैं, जैसे आपके सहारा हो गया, आपका थार हो गया, कालाहारी हो गया, इन क्षेत्रों में सिरोजियम मृदाएं पाई जाती हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ए नहीं, बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची को सम्मिलित करना है और इसमें एक तरफ ट्राइब्स दे रखी हैं और दूसरी तरफ उनके नेटिव प्लेस दे रखे हैं। ट्राइब्स हैं और उनके नेटिव प्लेस हैं, और आपको बताना है कि कौन सी ट्राइब का किसके साथ सुमेल सही है। चारू नहीं, ये थारू होगा। ये क्या होगा? थारू ट्राइब होगा। वही थारू ट्राइब जो दिवाली को किसमें मनाती है? शोक के तौर पर मनाती है। दिवाली को शोक के तौर पर मनाती है और स्वयं किस वंश से संबंधित है? किरात वंशीय है। इसमें महिलाएं भी क्या करती हैं? मदिरा पान करती हैं। इसमें महिलाएं क्या करती हैं? मदिरा पान करती हैं। और ये दुर्गा, काली आदि देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम इसमें दोनों होते हैं। तो बताइए कि कौन सी 25 का बी? चलिए प्रतिमा जी बी बता रही हैं 25 का। अच्छा 26 बताइए भाई क्या होगा? 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? का डी। चलिए देखते हैं। थारू को तो आपको पता ही भाई, थारू कहां मिला लेंगे? यूपी से मिला लेंगे। यूपी के तराई क्षेत्रों में जो है
थारू जनजाति पाई जाती है ना, तराई क्षेत्रों में थारू जनजाति का संकेंद्रण है। सिंपली अगर गद्दी मिलाना चाहें तो गद्दी भी आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इससे मिलता है। ए का 4, ए का 4 कहां पर है? तीनों जगह पर है, यानी ऑप्शन बी कट जाएगा। गद्दी मिलाइए सी का 2, 4 के साथ सी का 2 कहां पर है भाई? 4 के साथ सी का 2, 4 के साथ सी का 2 केवल एक में है, ऑप्शन डी में। बस आपको 2 पता है तो आपने आंसर बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब मुंडा आप मिला ही लेंगे। कहां ले जाएंगे इसको? झारखंड में, और भील आप राजस्थान में। झारखंड में हो, बीरहोर, संथाल, ये सारी भी पाई जाती है ना। उत्तर प्रदेश में आपके गोंड, थारू, ये मुख्य पाई जाती हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश में गद्दी पाई जाती है, जान ही रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड में आपकी बुक्शा, जौनसारी आदि जनजातियां पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यहां फिर भी ट्राइब्स से, ये विश्व स्तर पर है, ट्राइब्स हैं और उनके निवास क्षेत्र दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सी ट्राइब का क्या निवास क्षेत्र है। चलिए, अच्छा प्रश्न है ये। इंतु है, बांटू है, बांटू, इसको बंटू बोलते हैं ना, बांटू, इंटू, बांटू, सोमपेन और चुकची। बताइए क्या करेक्ट होगा भाई? 27 का क्या करेक्ट होगा? सेवन का क्या करेक्ट होगा? इसमें भी देखिए क्या आप एलिमिनेट कर पाते हैं अथवा नहीं। एलिमिनेट हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि सब आपको आता ही रहे, कुछ एक दो आता रहेगा, हो सकता है उससे आपका आंसर बन जाए। सामान्य अध्ययन भी देखते रहिएगा भाई। सामान्य अध्ययन के हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के सारे कर लिए हैं ना पिछली क्लासेस में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और हिस्ट्री भी चल चुकी है तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग के साथ ये विशेषता है कि वह अपने प्रश्नों को रिपीट करता है सदैव। तो सामान्य अध्ययन को बिल्कुल दरकिनार चल करके मत चलिएगा। आप लोगों का सब्जेक्ट तो बहुत बेहतर है, आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, लेकिन सामान्य अध्ययन को मैनेज करके चलिएगा, वो आपको अंतिम सूची में स्थान दिला सकता है। और पहली बाधा तो पार ही करनी है, प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स की पहली बाधा पार करनी है ना, तो उसके लिए जरूरी है। और मुझे लोक सेवा का आयोग का बहुत अच्छा अनुभव है। चलिए बताइएगा 27 का बी, बी बता रही हैं आप। और लोग दीजिए भाई आंसर। अच्छा 3 4 2 1, 3 4 2 1, डैग द फायर जी। 3 4 2 1, ए का 3, ए का 3 बना रहे हैं आप। और बी का क्या है? बी का 4, 1 2 4। ठीक है, करेक्ट जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इंतु किससे मिल रही है? अगर चलिए इंतु नहीं पता होता, हमको शॉम्पेन पता था, निकोबारी द्वीप पता था ना, शॉम्पेन हमने देखा था कि शॉम्पेन, ओंगे, जारवा, सेंटलीज, अंडमानी, ये जो 6 जनजातियां हैं वो पाई जाती हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, जिसमें से शॉम्पेन और निकोबारी जो है वो आपके निकोबार पर पाई जाती है। बाकी जितनी है ओंगे, अंडमानी, सेंटलीज, जारवा, ये सब नेग्रेटो समुदाय से संबंधित हैं। तो ये हम लोगों ने पहले प्रीवियस ईयर क्लासेस में, अपने प्रीवियस क्लासेस में अपने देख रखा है। तो शॉम्पेन को हम निकोबार से मिलाएंगे। सी के साथ 2, जे के कहां पर मिल रहा है भाई? सी के साथ 2 2 में मिल रहा है, ना तो ए सही होगा और ना डी सही होगा, 2 पर मिल रहा है। तो आप 50-50% पर आ गए। अब आपको 2 प्रश्नों के साथ जाना है, 2 ऑप्शंस के साथ जाना है कि इसमें से कोई एक सही होगा। अब मान लीजिए आप बांटू को जान रहे हैं, तो बांटू को आपने मिडिल अफ्रीका से मिला दिया, मिडिल अफ्रीका से मिला दिया आपने, मिडिल अफ्रीका से मिला, बी का 4 मिला दिया आपने। तो बी का 4 किसमें किसमें है भाई? तो बी का 4 आपके इसी में है, फिर आप इसी पर फंसे रह जाएंगे। अब आपको इंतु के साथ जाना पड़ेगा उत्तरी कनाडा। तो उत्तरी कनाडा जैसे जाएंगे, ए का 3, ए का 3 कहां मिल रहा है? ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4, सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? सी क्या हो जाएगा?
सॉरी देखते हैं सी होगा कि बी होगा भाई। इंतु ए आपका गया 3 में, ए 3 में गया, सॉरी सॉरी बी करेक्ट होगा ना, ए 3 में गया, बी 2 में गया। एक सेकंड रुक जाइए, फिर से इसको मैच करते हैं सही से, कुछ डिस्टरबेंस इसमें आ गई ना। इंतु को मिलाइए आप उत्तरी कनाडा से, बांटू को मिलाइए मध्य अफ्रीका से, शॉम्पेन को मिलाइए निकोबार से, और चुकची को मिलाइए उत्तरी रूस साइबेरिया वाले क्षेत्र से, है ना, साइबेरिया वाले क्षेत्र से मिलाइए। अब देखिए डी का 1, डी का 1 कहाँ कहाँ है, यहां पर है, और ए का 3, ए का 3 और डी का 1, ए का 3 और डी का 1। आप लोग गलत बता रहे थे क्या भाई, सी होगा, बिल्कुल मैं आप लोगों के चक्कर में पड़ गया, सी करेक्ट होगा भाई, वही मैं कह रहा हूं, बी कहां से करेक्ट होगा। ए जो है इंतु है उत्तरी कनाडा में, ठीक है, तो ए का 3, ए का 3 कहां मिल रहा है, ए और सी में, और बी का 4 कहां मिल रहा है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। मुझे अति विश्वास हो गया था आप लोगों पर ना, बैक दी फायर जी पर अति विश्वास हो गया था भाई मुझे, प्रतिमा जी भी सभी आंसर सही दे रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोग सही होंगे। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में निम्नलिखित कौन सा क्रियाकलाप सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है, सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है कौन सा क्रियाकलाप, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है। वाणिज्यिक बागान, पशुचारण, वाणिज्यिक अनाज की खेती, या निर्वाह कृषि, या निर्वाह कृषि, बताइए क्या करेक्ट होगा भाई। ठीक है चलिए मान लेते हैं भाई आपने सी बताया है, फिर काहे पलट गए भाई, बी पर क्यों पहुंच गए थे। 3 4 2 1, चलिए बताइए कौन सा क्रियाकलाप सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है। वाणिज्यिक बागान होता है, नहीं, वाणिज्यिक बागानी तो नहीं होती भाई। वाणिज्यिक अनाज की खेती होती है, नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। निर्वाह कृषि भी आपके एशिया वाले क्षेत्र में ज्यादा होती है, निर्वाह कृषि अन्य राज्यों में बहुत और देशों में बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसमें जो पशुचारण है वो अधिकांश भूमि पर होता है, जहां जमीन एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है वहां पर भी लोग पशुचारण की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके 28 का आंसर हो जाएगा पशुचारण। क्लियर है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसमें कुछ विशेष है नहीं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें पॉलीजे का निर्माण होता है। ठीक है, आपको बताना है किसमें। नहीं, मेरी मिस्टेक थी डैग दी फायर जी, आप पलटे नहीं, आप एकदम करेक्ट बता रहे थे। शायद प्रतिमा जी का आंसर कुछ ऐसा था, तो मुझे लगा कि भाई बी के साथ जा रहे हैं आप लोग, तो बी के साथ देखा गया, और मुझे विश्वास बहुत ज्यादा हो गया आप लोगों पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप करेक्ट होंगे। चलिए, पॉलीजे का निर्माण कहां होता है, 29 का ए, बहुत अच्छे, 29 का ए होगा, भूमिगत जल होगा, है ना। जो कास्ट प्रदेश होते हैं, चूना समृद्ध जो प्रदेश होते हैं जिनको, हाँ कास्ट टोपोग्राफी, बिल्कुल, कास्ट प्रदेशों में क्या होता है कि जब वर्षा होती है तो यहां पर जो कैल्शियम होता है, चूना जो होता है वो घुल जाता है, तो यहां पर छोटे छोटे से होल बन जाते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं, शिंक होल कहते हैं ना, क्या कहते हैं, शिंक होल कहते हैं। और जब ये शिंक होल बड़े होते हैं तो ये डोलाइन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, डोलाइन बन जाते हैं। जैसे जैसे अपर्दन होता रहता है डोलाइन, और डोलाइन के बाद ये क्या बन जाते हैं, इवाला बन जाते हैं, और बड़े होते हैं तो इवाला बन जाते हैं। और जब ये इवाला और विस्तृत हो जाते हैं, इनके चारों तरफ दोनों तरफ दीवारें दिखाई पड़ती हैं, तो इनको हम कहते हैं राजकुंड। क्या कहते हैं, राजकुंड, या इवाला को हम शकुंड कहते हैं ना, शकुंड कहते हैं। ठीक है, तो ये कास्ट प्रदेशों की बिल्कुल कास्ट टोपोग्राफी है, और ये भूमिगत जल के कारण ऐसा होता है, भूमिगत जल के कारण ऐसी गतिविधियां होती हैं। ठीक है, जिसमें राजकुंड, शकुंड, इवाला, डोलाइन, ये सारी चीजें जो हैं होती हैं। क्लियर है, तो इसका क्या होगा, भूमिगत जल होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।
जननांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? जे क्लार्क ने, जीटी टिवार्था ने, एफडब्ल्यू नोस्टीन ने, या जे स्पेंगलर ने? ठीक है, क्या होगा भाई? बताइए। टेंशन ना लीजिए, आप लोग बहुत अच्छे छात्र हैं भाई। 30 प्रश्नों में अगर आप 29 सही बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। बिल्कुल भाई, 30 का सी होगा, एफडब्ल्यू नोस्टीन। इसमें जे क्लार्क का भी आता है, यानी जननांकीय संक्रमण से ये भी संबंधित है, लेकिन इसमें करेक्ट जो आंसर होगा, यानी जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा, वो क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। तो आज की श्रृंखला में हमारे 30 प्रश्न थे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है, और अब हम अगली श्रृंखला के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए भाई। जैसे आप प्रीलिम्स वाली बाधा पहले पार कर जाएं, और जब आप प्रीलिम्स पार कर जाएंगे तो हम लोग आंसर राइटिंग भी करेंगे साथ में। ठीक है, एकदम आप लोगों को महारथी बना दिया जाएगा। तो डरिएगा नहीं कि कैसे होगा, आयोग के प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे उनको लिखना होता है, क्या फ्रेमिंग होती है, वो सब हम पर छोड़िएगा, हम लोग उसको मैनेज करेंगे। चलिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अंतिम सूची के लिए लगातार संघर्ष